नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखेंगे महासागरीय निक्षेप। महासागरीय निक्षेप, सबसे पहले हम जानेंगे कि महासागरीय निक्षेप होता क्या है। महासागरीय नितल पर अवसादों के जमाव को महासागरीय निक्षेप कहा जाता है। साधारण भाषा में कि महासागर के नितल पर या उसकी तली पर अवसादों के जमाव को महासागरीय निक्षेप कहा जाता है। विशेष अर्थों में कह सकते हैं कि धरातलीय भाग से, आकाश से या अंतरिक्ष से जो भी पदार्थ सागरों में जमा किया जाता है वो सभी महासागरीय निक्षेप या महासागरीय जमाव होता है। महासागरीय निक्षेप में केवल तली ही नहीं, उसके जल में जहाँ भी अवसाद पाए जा रहे हों, चाहे मध्यवर्ती में, चाहे ऊपरी सतह पर या तली में, सभी को महासागर के निक्षेपों में शामिल किया जाता है। महासागर के निक्षेपों को कई आधारों पर विभाजित किया गया है, जैसे प्राप्त स्रोतों के आधार पर, कणों की आकृति के आधार पर, रासायनिक संगठनों के आधार पर इनके निक्षेपों को विभाजित किया गया है। हम इस वीडियो में स्रोतों के आधार पर, कणों की आकृति के आधार पर और रासायनिक संगठनों के आधार पर, सभी आधारों पर हम इसके विभाजन को पढ़ेंगे और देखेंगे कि कहाँ कहाँ पर निक्षेपण होता है तो उसे क्या कहा जाता है। आइए देखते हैं। महासागरीय निक्षेप प्राप्त स्रोतों के आधार पर महासागरीय निक्षेपों को 3 भागों में बांटा गया है। स्थलजात, स्थल से प्राप्त, ज्वालामुखी से प्राप्त और कूज। पहले हम इसको देख लेते हैं कि क्या इसमें लिखा गया है। ये देखते हैं, ये स्थल भाग है, जहां तक पानी भरा हुआ है ये पूरा पानी वाला क्षेत्र अर्थात जलीय क्षेत्र, ये सागर है। स्थल भाग में ये तट है जिसे मग्न तट कहा जाता है। उसके बाद यहाँ पे आते हैं, ये मग्न ढाल है और ये निचला महासागरीय मैदान के अंतर्गत आता है। तो मग्न तटों से निक्षेप प्रारंभ होता है और अंदर की ओर जैसे जैसे जाते हैं इसके आकार कम होते जाते हैं। यहाँ बड़े बड़े कण होते हैं, यहाँ छोटे छोटे, यहाँ और छोटे छोटे और छोटे छोटे, बिल्कुल छोटे छोटे, बिल्कुल छोटे छोटे कण होते जाते हैं और अंत में ऐसे कुछ कण होते हैं कि वो इतने हल्के कण होते हैं कि वो धरातल या सागर की तली पर नहीं बैठते, बल्कि वो पानी के साथ ही घुल मिल जाते हैं, जैसे कलर होता है, रंग। अब हम देखते हैं स्थलजात निक्षेप। स्थलजात निक्षेप, स्थलजात निक्षेपों में बोल्डर, बजरी, रेत, सिल्ट, मृत्तिका और पंख स्थलजात के पदार्थों को उनके आकार के अनुसार से कई भागों में बांटा गया। बोल्डर, बजरी, रेत, सिल्ट, मृत्तिका, पंख। अब देखते हैं इसका आकार कितना होता है। बोल्डर का आकार होता है 256 mm से अधिक बड़ा। बोल्डर का आकार 256 mm से जब अधिक होता है तो उसे बोल्डर कहते हैं। और बजरी 256 से 64 mm तक, सेंटीमीटर का 10वां भाग कहें
तो मिलीमीटर होता है। तो 256 mm से 64 mm तक का इसका आकार होता है, तब उसे बजरी कहते हैं, अर्थात ये इससे छोटा होता है। और 64 से 4 mm तक के व्यास वाले कणों को रेत कहा जाता है। 64 से 4 mm तक के व्यास के कणों को रेत कहा जाता है। और 4 mm से 3 mm तक के 4 mm से 3 mm तक के देखिए, ध्यान दीजिए, इसको रेत कहते हैं, इसको सिल्ट कहते हैं। फिर आज हम पहले देख लेते हैं कि बजरी में भी कई भाग हैं। ये बोल्डर तो है 256 mm से अधिक बड़े होते हैं। बजरी जो 256 से 64 mm तक के व्यास वाले कण होते हैं, उन्हें बजरी कहा जाता है। अब बजरी में भी कई भाग हैं, बजरी में भी कई प्रकार हैं, जैसे गोलास, गोलास्मिका, गुटिका और कणिका। गोलास्मिका व्यास जो कि बजरी का एक प्रकार है, 264 mm से 64 mm तक होता है। उसके बाद गोलास्मिका, इसका व्यास 63 mm से 4 mm तक होता है, बिल्कुल छोटा होता है। गुटिका, इसका व्यास 4 mm से 3 mm तक होता है, इसे गुटिका कहते हैं। और जब उसका व्यास 3 mm से 2 mm तक ही होता है तो उसे कणिका नाम दिया जाता है। ये बजरी के प्रकार हैं। उसके बाद बजरी से छोटा कण रेत होता है, जिसका व्यास 2 mm से कम होता है। इसका व्यास 2 mm से कम होता है तो उसे रेत कहा जाता है, जिसे बालू कहते हैं, बालू कहा जाता है। बालू के भी कई प्रकार हैं, अति मोटी बालू, मोटी बालू, मध्यम बालू, बारीक बालू, अति बारीक बालू। अत्यधिक मोटी बालू 2 mm से 1 mm तक मोटी होती है। इसका व्यास 2 mm से 1 mm तक होता है तो उसे अति मोटी बालू कहा जाता है। उसके बाद मोटी बालू, इसका व्यास 1 mm से आधा mm तक होता है। जब 1 mm से आधा mm तक का व्यास होता है तो उसे मोटी बालू कहेंगे। मध्यम बालू, इसका व्यास आधा mm से चौथाई mm होता है। उसके बाद बारीक बालू, चौथाई mm से या कहें 0.25 mm से 0.125 mm तक, या चौथाई का भी आधा 1/8वां mm तक इसे बारीक बालू कहा जाता है। अति बारीक बालू, इसका व्यास 1/8वें हिस्से से भी कम होता है तो उसे कौन सी रेत कहते हैं? अति बारीक रेत कहा जाता है। अर्थात ये 2 mm से प्रारंभ हुआ, 1/8वें हिस्से से भी कम के भाग में इसे विभाजित किया गया। अति मोटी, मोटी, मध्यम, बारीक और अति बारीक। फिर आगे आता है सिल्ट। जब इसका आकार बहुत छोटा हो जाता है, 0.17 mm तक होता है, 0.17 mm से 0.025 mm तक हो जाता है, अर्थात बहुत बारीक हो जाता है तो उसे सिल्ट कहते हैं। उसके बाद उससे भी बारीक होता है तो उसे मृत्तिका कहते हैं। इसका व्यास 0.025 से 0.08 mm तक होता है तो उसे मृत्तिका कहा जाता है। 0.025 से 0.081 होता है तो उसे मृत्तिका कहा जाता है, अर्थात इसके आकार कम होता जा रहा है। उसके बाद पंख, 0.081 से कम व्यास हो जाता है, उन कणों को पंख कहते हैं। अत्यंत ही हल्के होते हैं। इनके रंग
रंगों के कारण पहचाना जाता है। पंख कुछ नीले रंग के होते हैं, कुछ हरे रंग के होते हैं और लाल रंग के होते हैं। ये पानी की सतह के नीचे बैठते नहीं हैं, बल्कि ये पानी में घुल जाते हैं और तैरते रहते हैं। जहाँ भी ये रहते हैं पानी का रंग नीला कर देते हैं, ये पानी का रंग हरा कर देते हैं और ये लाल कर देते हैं। पानी का रंग इन्हीं पंखों के वजह से बदलता रहता है। ये तो कणों के आधार पर इनका विभाजन हुआ। उसके बाद देखते हैं ऊज। अत्यंत ही छोटे छोटे पंखों के समान कण होते हैं जो अवशेष होते हैं। इसे ऊजों को, अत्यंत छोटे छोटे कणों को दो भागों में विभाजित किया गया है, जैविक और अजैविक। वह कण जो जीव जंतुओं से प्राप्त होते हैं और सागरों में पहुंचते हैं उन्हें जैविक ऊज कहा जाता है, और वह कण जो भौतिक कारकों से, जिसमें जीवन नहीं है, उनसे प्राप्त होते हैं उन्हें अजैविक कहा जाता है। जैसे इसमें लोहा है, एल्युमिनियम है, आज बहुत सारे धात्विक पदार्थ हैं। और आंतरिक से प्राप्त होने वाले, उल्का से प्राप्त, आंतरिक के जैसे तारों का विस्फोट होता है वहाँ से प्राप्त जो कण होते हैं वह सभी कण इसमें शामिल किए जाते हैं। जैविक कणों को भी दो भागों में विभाजित किया जाता है। परीक्षाओं में बहुत डीपली पूछे जाते हैं। टेरापॉड ऊज, ग्लोबिजेरेना, रेडियोलेरियन, डाइटम ऊज क्या होते हैं, कितने गहराई पे पाए जाते हैं, कहाँ से पाए जाते हैं, टेरापॉड ऊज किसका भाग है, सिलिका का है, चूना का है, जैविक है, अजैविक है इत्यादि। जैविक पदार्थों को चूना प्रधान और सिलिका प्रधान में विभाजित किया जाता है। चूना प्रधान ऊज वह होते हैं, चूना प्रधान ऊज वह होते हैं जिसमें चूने की प्रधानता होती है, अर्थात इसमें चूने की अधिकता होती है। इसे दो भागों में बांटा गया है, टेरापॉड ऊज और ग्लोबिजेरेना ऊज। हम इसमें देखेंगे कि कितनी गहराई पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, अभी हम इसका वर्णन करेंगे। सिलिका प्रधान ऊज, सिलिका प्रधान ऊजों को भी दो भागों में बांटा गया है, रेडियोलेरियन ऊज और डाइटम ऊज। अजैविक। अब हम देखते हैं कि कहाँ कहाँ जमाव होता है। ये सभी तो पदार्थ हुए, ये रासायनिक संरचना के आधार पर इनका विभाजन किया गया है, इसका आकार के अनुसार और इसका प्राप्त स्रोतों के आधार। अब देखते हैं कि अगर सागर में कहाँ कहाँ पाए जाते हैं और इनका कहाँ कहाँ निक्षेप होता है। अब देखिए बोल्डर, ये कोई स्थल भाग है ऊंचा, वो स्थल भाग से नदियां, पवन इत्यादि वर्धनकारी तत्व धरातल को काट काट करके सागरों तक पहुंचाते हैं। जो सबसे बड़े बड़े पदार्थ होते हैं वो स्थल और सागर के एकदम किनारे वाले भागों में जमा होते हैं, इन्हें बोल्डर कहते हैं। उससे छोटे छोटे पदार्थ, जिसे अभी बजरी बताया, 256 mm से छोटे छोटे पदार्थ है, बजरी कहलाते हैं। ये बजरी बोल्डर के बाद जमा होते हैं, गोलास यहाँ पर, उसके बाद फिर गोलासनिका, फिर गुटिका, उसके बाद कणिका। ये क्रम से जमा होते रहते हैं, गोलास, गोलासनिका, गुटिका, कणिका। जो जो इसका आकार छोटा होता जा रहा है वो सागरों की गहराई तक जल के साथ पहुंचते रहते हैं। रेत, कणिका के बाद रेत का नंबर आता है, इसमें आती मोटी, मोटी, मध्यम, बारीक रेत। और इसका आकार छोटा हो जाता है तो सिल्ट का जमा होता है। फिर उसके बाद मृतिका का जमा होता है, और जब ढाल यहाँ प्रारंभ हो जाता है महासागरियों का, और गहराई में जहाँ ढाल थोड़ा तीव्र होने लगता है, पंख का जमा होने लगता है। ये पंख जा जा करके पानी में मिलने लगते हैं। पानी तो यहाँ भी होता है लेकिन ये नीचे बैठा रहता है, ये इसमें घुल जाता है। ये पंख महासागरीय मग्न तट और मग्न ढालों के आसपास के क्षेत्रों में अधिक पाए जाते हैं। अब देखते हैं चूना प्रधान ऊज, सबसे महत्वपूर्ण टेरापॉड, ग्लोबिजेरेना, रेडियोलेरियन एवं डाइटम। इनकी गहराइयां पूछी जाती हैं कि कितने कितने गहराई पाए जाते हैं। चूना प्रधान ऊज में टेरापॉड ऊज
ये सागर की ऊपरी सतह पर पाया जाता है, जिसकी गहराई सतह से लेकर के 1 किलोमीटर तक के गहरे क्षेत्रों में पाई जाती है। सतह से लेकर 1 किलोमीटर तक के गहरे क्षेत्रों में पाई जाती है टेरापाडूज। और ग्लोबी एरेना टेरापाड के नीचे 1 किलोमीटर से 4 किलोमीटर तक के क्षेत्रों में पाई जाती है। 4000 मीटर या 4 किलोमीटर तक के क्षेत्रों में पाई जाती है। उसके बाद ये तो देख लीजिए 0 से 1 किलोमीटर तक, और ये 1 किलोमीटर से 4 किलोमीटर तक की गहराई में पाए जाते हैं। ये जल में ही ऐसे तैरते रहते हैं। देखिए भिन्न भिन्न कलर से दिखा दिया है। ये रेड कलर का है, व्हाइट कलर का है। सीलिका प्रधान ऊर्ज, इसमें 2 भाग हैं, रेडियोलेरियन ऊर्ज और डायटम ऊर्ज। डायटम ऊर्ज या रेडियोलेरियन, देखिए रेडियोलेरियन ऊर्ज पृथ्वी की सतह से 4000 मीटर तक या 4 किलोमीटर की गहराई तक पाए जाते हैं। चूना प्रधान ऊर्ज पृथ्वी की सतह के आसपास से स्थलभाग के सतह के अधिक करीब पाए जाते हैं, अथाह सागरीय भागों में तथा गहराई में पाए जाते हैं, बहुत दूर तक के क्षेत्रों में, तट से बहुत दूर तक सागर के मध्यवर्ती क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इसकी गहराई होती है 0 से 4 किलोमीटर तक, और उसके नीचे डायटम ऊर्ज होता है जो 4 किलोमीटर से एकदम समुद्र की तली तक पाया जाता है। ये जल में ऐसे घुले हुए चलते रहते हैं। ये सतह के करीब होते हैं, ये सतह के करीब नहीं होते हैं, मध्यवर्ती भागों में पाए जाते हैं। उसके बाद उल्का धूल, कुछ उल्का धूल भी पाए जाते हैं, वायुमंडल से आते हैं, उड़ उड़ के यहाँ पहुँचते रहते हैं, या ज्वालामुखी का विस्फोट होता है, ज्वालामुखी विस्फोट से निकले हुए पदार्थ भी इसमें घुल मिल जाते हैं, तो उल्का धूल इत्यादि अजैविक पदार्थ भी पाए जाते हैं। और मिट्टी भी इसमें ज़्यादा करके मिलती रहती है, लेकिन मेन इसी में यही है टेरापाड ऊर्ज, ग्लोबी एरेना ऊर्ज 0 से 4000 1 किलोमीटर तक, 1 किलोमीटर से ये ग्लोबी एरेना 4 किलोमीटर तक पाया जाता है। ये सामान्यतः सतह के अधिक करीब पाए जाते हैं। और सिलिका प्रधान ऊर्ज जिसमें रेडियोलेरियन है, ये अथाह गहराई में पाए जाते हैं। इसकी गहराई 0 से 4 किलोमीटर तक, और इसकी गहराई 4 किलोमीटर से समुद्री तली तक पाया जाता है। इस तरह हम देखें कि सागरों में किस प्रकार से स्थलीय भागों का निक्षेप पाया जाता है। इस क्रम में बोल्डर, बजरी, रेत, सील्ट, मिट्टिका, पंख, टेरापाड ऊर्ज, ग्लोबी एरेना, रेडियोलेरियन, डायटम, उल्का धूल, मिट्टिका इत्यादि। प्रश्न में परीक्षाओं में पूछे जाते हैं कि इसका क्रम पूछ लिया जाएगा, कौन किसके बाद पाया जाता है, या बजरी का व्यास पूछ लिया जाएगा, रेत का व्यास पूछ लिया जाएगा, या रेत दे दिया जाएगा, इसको क्रम से बैठाइए, इसको भी क्रम से बैठाने के लिए बोल दिया जाएगा, और मिट्टिका का रंग पूछ लिया जाएगा किस कलर का होता है, इसकी गहराइयां पूछी जाती हैं। इनको ध्यान से देखते रहिएगा, 1-2 बार रिपीट करते रहिएगा, अपने आप समझ में आ जाएगा। फिर अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए